अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर वकला के हमले के दूसरे दिन भी सूरत हाल में कशीदगी बरकरार है। हाईकोर्ट और कचहरी में तमाम अदालतें बंद हैं, जबकि अदालतों के बाहर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं कि कमांडोज की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। पुलिस को FIR में नामजद 21 वकला की तलाश है। एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस पर समाअत भी बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। इसी सब पर देखते हैं सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर रेंजर्स और पुलिस का कड़ा पहरा। एहतसाब अदालत के बाहर भी कमांडोज तैनात। साइलिन अंदर जाएंगे नाम वकला। इस्लामाबाद में अदालतों के दरवाजे बंद। जिला कचहरी जहां तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन कशीदगी की बुनियाद बना, वहां भी निजाम अदल ठप होकर रह गया। वकला के हमले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम अदालतें ताहुक्म सानी बंद करने का फैसला किया था, जिस पर आज की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। सुबह से ही G10 में अदालत की तरफ जाने वाली सड़कों और दाखिली दरवाजों को बंद कर दिया गया। जुडिशल कम्प्लेक्स में शाहिद खाकान अब्बासी और उनके बेटे को भी दरवाजे पर रोक दिया गया। कमरा अदालत जाकर हाजिरी लगाने की इजाजत मुश्किल से मिली। LNG रेफरेंस पर समाअत बगैर कार्रवाई 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस को हाई कोर्ट पर हमले की FIR में नामजद 4 खवातीन समेत 21 वकला की तलाश है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के 70 वकला ने भी अदालत आलिया पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इस्लामाबाद बार कौंसिल से मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वकला हमले के बाद इस्लामाबाद में अदालतें बंद होने से 61 मुकदमात बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिए गए। CDNA-F कचहरी में वकला के गैर कानूनी चैम्बर्स पर नोटिस भी लगा दिए। सुहेल रशीद की रिपोर्ट आपने देखी, उनसे बात भी कर लेते हैं। तो सुहेल रशीद, बताइएगा कौन कौन से अहम मुकदमात मुतासर हुए हैं और इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 61 मुकदमात आज बगैर कार्रवाई के जो है उनकी समाअतें मुलतवी हुई हैं, जिसमें 19 जो हैं वो एहतसाब अदालतों के मुकदमात थे, जिसमें LNG रेफरेंस भी शामिल था, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज़ के जो शरीक मुलजमान हैं उन पर फर्द जुर्म होनी थी, वो भी आज जो है वो उसको मौखर किया गया है। इसके अलावा तौकीर सादिक के खिलाफ यहाँ पर केस था। साबिक सफ़ीर हैं बाबर हाशमी, उनकी पहली पेशी होनी थी, लेकिन ये तमाम मुकदमात बगैर कार्रवाई के ही मुलतवी हुए हैं। और इस वक्त यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है, क्योंकि यहाँ पर इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत भी है और मुमकिन तौर पर अगर वकला ने यहाँ पर जमानत के लिए या किसी हवाले से रुजू करना था तो यहीं पे आना था। इसके अलावा अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर सुबह से गेट बंद हैं, लेकिन इस वक्त वहाँ पर एक अहम इजलास शुरू हो चुका है इंतजामिया का, जिसमें IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर मौजूद हैं, जबकि सेक्रेटरी दाखिला भी वहाँ पर पहुँचे हैं, जिसमें सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है, सिक्योरिटी को भी देखा जा रहा है और मजीद अहम फैसले भी मतवक्के हैं कि कब तक अदालतें बंद रहेगी। तीसरी जो जगह है जहाँ से ये सारे तनाज़े की आगाज़ हुआ था वो F8 कचहरी है, जहां पर आज CDA की जानिब से गुज़श्ता रात मजीद नोटिस आवेज़ा कर दिए गए हैं और बताया गया है कि जो गैर कानूनी चैम्बर्स हैं उनको खुद गिरा दिया जाए, वरना कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ भी की जाएगी। और उसी F8 कचहरी में इस वक्त वकला का एक अहम इजलास भी जारी है, जिसमें उनकी जानिब से भी लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। क्या नया लाएअमल होना है उसका भी इजलास इस वक्त वहाँ पर शुरू हो चुका है। ये 3 अलग अलग स्पॉट हैं, लेकिन तीनों जगहों पर बारी जो है वो सिक्योरिटी तैनात की गई है और जो अदालत तैनात की गई है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद आपका। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर में घुसने वाले वकला मुसलसल चीखते चिल्लाते रहे। जस्टिस अथर मिनल्लाह को अपनी बात भी मुकम्मल करने का मौका ना दिया। धमकी आमेज लहजे में कहा कि सिर्फ उसी को इज्जत देंगे जो हमें इज्जत देगा। अगर कोई हमें रिस्पेक्ट देगा तो हम उसको देंगे, इस तरह नहीं हो सकता। 2.5 साल हो गए ना मेरे, ठीक है। आपका जब भी प्रॉब्लम कभी भी आपकी बात लेके आई है, कभी रिजॉल्व ना हुई हो, आपके कहने के बगैर प्लीज डू नॉट शाउट। आई एम नॉट शाउटिंग। जब अदलो इंसाफ नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी भी बोल पड़े, सवाल उठाया कि अगर फौज का सियासत से ताल्लुक नहीं तो आज जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? हम हुकूमत तोड़ने के लिए ही नहीं, निज़ाम बदलने के लिए निकले हैं। आज देख लें कि
मुल्क की अदालतों के दरवाजे भी बंद हैं। जरा पुलिस के ये कमांडो गिन लें, 100 आदमी बाहर है, 100 आदमी पुलिस के अंदर है, तो आज अदालतें भी गैर महफूज हैं। इन अदालतों के फैसले हैं, उनको भी पूरी दुनिया जानती है। तो अदालत के दरवाजे के अंदर जाना नामुमकिन है, तो फिर हम कहें कि मुल्क चल रहा है, ये बड़ी नाइंसाफी की बात होगी। आज बदनसीबी है कि ऐसे हुक्मरान हैं जो न कानून की परवाह करते हैं, न ही मुल्क को तरक्की दे सके हैं। हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क के आइन को तब्दील करना चाहती है और कोई पूछने वाला नहीं है। ISPR ने बताया है कि फौज का कोई ताल्लुक मुल्क की सियासत से नहीं है, लेकिन आज जो मुल्क में हो रहा है इसके जिम्मेदार कौन है? जो इलेक्शन 2018 में चोरी हुआ, जो आज पाकिस्तान मुश्किल में है, इसके अवाम मुश्किल में, जिम्मेदारी किसकी है? अपोजिशन यही कह रही है कि जब तक मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, ये मुल्क नहीं चलेगा। ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है। हम हुकूमत तरफ तोड़ने नहीं आए, हम मुल्क के निज़ाम को बदलने आए। हुकूमत बेशर्म हो जाए जब वो अवाम की नुमाइंदा ना हो, फिर यही होता है जो आज मुल्क में हो रहा है। तर्जुमान पाक अफवाज DG/ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में PDM के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बिना सबूत के बात नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो सामने लाए। चेमगोइयां बंद की जाएं। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक बयान। DG/ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मुसल्लह फौज सियासत नहीं कर रही। सियासत के साथ हमारा अफवाज का कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है। किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते या बैकडोर चैनल्स इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। जो लोग इस बारे में कयास आराइयाँ कर रहे हैं, उनसे मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी, मैं एक मरतबा फिर ये कहूँगा कि फौज को सियासत में मत घसीटें। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था, बगैर किसी सबूत या तहकीक के किसी को इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। इस किस्म की कयास आराइयों को बंद होना चाहिए। जो भी इस बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई तहकीक के मुताबिक उन्होंने कोई चीज सामने ला सकते हैं, तो ले आए, दिखा दे कि कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। देयर इज नो सच थिंग हैपनिंग। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे कर दिया कि फौज को सियासत में घसीटने का सिलसिला बंद होना चाहिए। फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो का DG/ISPR के बयान से इत्तेफाक। बोले 26 मार्च को रावलपिंडी जाना है या इस्लामाबाद, मुशावरत कर ली है। पिंडी पहुंचने से पहले ही हमारी ताकत सबको नजर आ जाएगी। 100% अग्री करता हूँ। अगर DG/ISPR ने कहा है कि फ़ौज को सियासत में नहीं घसीटा जाना चाहिए, तो मेरा तो ये मकसद है, ये तो मेरा पार्टी का बुनियादी असूल है कि फ़ौज का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में। फ़ौज का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में। हम इस्लामाबाद पे जाएं या पिंडी पे जाएं या तो उस पर तो मेरा पूरा PDM का फैसले हैं। ये लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा तो पिंडी पहुंचने से बहुत ही पहले हमारा तादाद और हमारा कुव्वत और ताकत सबको नज़र आए। हमारा ये मुतालबा है कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट ना इलेक्शंस में ना सियासत में हिस्सा डाले। अगर सेनेट इलेक्शंस हो जाते हैं और सेनेट इलेक्शंस में ये वाज़ेह होते हैं कि PTI एज अ पार्टी कंटेस्टेड दीज इलेक्शंस एंड उनको दूसरी तरफ से कोई मदद नहीं मिला है, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जीत होगा। ऑर्डिनेंस के थ्रू तो आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते हो। इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज करेंगे और काफ़ी उम्मीदों हमारा सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपके मेंबरान आपके ख़िलाफ़ ओपन वोट देने को तैयार है। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जहाँ तक नैब है उनका कोशिश तो कब से चल रहा है और उनमें हिम्मत है तो गिरफ़्तार करे, और मार्च 26 तक तो हम वैसे ही उनके तरफ आ रहे हैं। और रमज़ान शुगर मिल्स केस से मुतालिक आपको अपडेट करें कि गवाह के बयान के दौरान नून लीग के ताहिर खलील सिंधु ने नैब वकील के बोलने पर एतराज़ कर दिया। जज अमजद नज़ीर ने इस्तफसार किया कि आप क्या कर रहे हैं, नादान दोस्त ना बने। एहतसाब अदालत लाहौर में समात की मज़ीद अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, खासा गर्मा गर्म माहौल रहा, मज़ीद क्या अपडेट है?
जी, जब आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जब पेश हुए तो नैब ने अपना एक गवाह पेश किया, जबकि उनके वकील जो शहबाज शरीफ के थे उनका बताया गया कि वो 10:30 बजे आएंगे, जिस पर अदालत ने ये कहा कि हम इतनी देर में गवाह का बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं, जब वकील आएंगे तो वो जिरा कर लेंगे। जिस पर पहले शहबाज शरीफ ने एतराज़ किया कि उनके वकील का इंतजार कर दिया जाए, जिसके बाद ताहिर खलील सिंधु जो थे जैसे ही गवाह का बयान शुरू हुआ तो नैब के वकील के बोलने पर एतराज़ किया, जिस पर जज ने उन्हें रोका कि आप क्या कर रहे हैं, आप बेशक वकील हैं लेकिन आप इस केस में वकील नहीं हैं, इसलिए आप इसमें नहीं बोल सकते। जिस पर ताहिर खलील सिंधु ने कहा कि वो एक कानूनी बात कर रहे हैं, जिस पर जज ने कहा कि आप नादान दोस्त ना बने, क्या आप चाहते हैं कि इसका जेल ट्रायल हो। और इसी दौरान जो जज थे उन्होंने शहबाज शरीफ को रोस्टम पर बुलाया और शहबाज शरीफ ने अदालत में माजरत की, जिसके बाद गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया और केस की जो अगली समाअत है वो अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया शाहिद। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब लाहौर के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। इस मीटिंग के ऑफिशियल ऑर्डर के तहत हुंडी से पैसे मंगवाने के इन मुलाजमीन के बैंकों में हुंडी से पैसे मंगवाए इन मुलाजमीन के अकाउंट्स में, उधर से कैश जारी हुए, कैश का चेक जारी होता है और वो कहाँ जाता है, वो शायद बनी गाला के ATM में जाता है, बनी गाला के बावर्ची खाने में जाता है, जमान पाक की रेनोवेशन में जाता है, अलीमा बाजी की सिलाई मशीनों में जाता है, वो कहाँ जाता है उसका कुछ पता नहीं। लेकिन हुंडी के ज़रिए इजाज़त दी गई कि इन मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे मंगवाए जाएं और वो मंगवाए गए। ये मरियम औरंगजेब नहीं कह रही, ये इनका स्क्रूटनी कमेटी में बैठा अपना वकील कह रहा है। जैसे इमरान साहब ने कहा था कि फॉरेन फंडिंग हुई है लेकिन एजेंट्स के थ्रू हुई है, यहाँ वकील कह रहे हैं कि जी प्राइवेट अकाउंट्स में पार्टी के नाम पर पैसे आए। ये अपना वकील स्क्रूटनी कमेटी में कह रहा है कि इजाज़त उनको दी गई थी कि प्राइवेट अकाउंट्स में पैसे मंगवाए जाएं और उसके ज़रिए हुंडी के ज़रिए पैसे मंगवाए जाएं। जो पार बैठे पाकिस्तानी इनको पैसा देते थे, जो पाकिस्तान में बैठे लोग चैरिटी करते थे, उनके पैसे प्राइवेट अकाउंट्स में गए हैं। जिन 4 मुलाजमीन का नाम मैंने आपको बताया, फ़ोन ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट और मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। और कुछ देर पहले लीगी रहनुमा एहसन इकबाल भी गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, कड़ी तनकीद उनकी जानिब से की गई। अनाड़ी है, नालायक है, लेकिन साथ साथ झूठ और बोहतान की नहुसत है, जिसकी वजह से दिन ब दिन पाकिस्तान का सत्यानाश हो रहा है। इमरान नियाजी को ये खतरा है कि उसके प्यारे जिनको वो सेनेट में लाना चाहता है, उसकी अपनी जमात उन्हें वोट नहीं देना चाहती। पाकिस्तान का आइन फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान की खातिर तब्दील नहीं हो सकता। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट पे ऑर्डिनेंस जारी करके दबाव डाला है। कल आप 18वीं तरमीम खत्म करने का भी ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे, आप 58(2)B को वापस लाने का भी ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे। ये पाकिस्तान को आईनी इनार्की की तरफ धकेल रहे हैं। सुबह शाम NRO नहीं दूंगा की कवाली सुनते हैं। भाई NRO ना दो, गरीब को रोटी का नवाला दे दो, नौजवान को रोजगार दे दो, मुल्क को खुददारी और मुल्क को इज्जत दे दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी हैदराबाद में PDM के जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। जलसागाह में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, कैसा माहौल है इस वक्त हैदराबाद का, कितनी कुर्सियां लगाई जाएंगी और दीगर इंतजामात क्या है वहाँ पर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में हैदराबाद में PDM का पंडाल सज गया है। 50,000 से ज़ायद पंडाल में कुर्सियाँ लगाई गई हैं। पीपल्स पार्टी का दावा है कि कुर्सियों से ज़्यादा लोग जलसागाह में आएंगे। पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, वो ठट्ठा से रैली की शक्ल में हैदराबाद जलसे में पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का बताया जा रहा है कि दोपहर 3 से 4 बजे वो हैदराबाद पहुंचेंगे। PDM रहनुमाओं का पहले जाम खान शोरों की राइशगाह पर इजलास होगा, जिसके बाद PDM रहनुमाओं के लिए एक अलग रास्ता बनाया गया है जिससे वो जलसागाह आएंगे। जलसेगाह में सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।
3000 से ज़ायद हैदराबाद पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार हैं जो ड्यूटियों के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। 16 SSPs हैं जिनकी मुख्तलिफ रूट्स पर ड्यूटी लगाई गई है जो निगरानी कर रहे हैं। 100 से ज़ायद CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जलसेगाह की खसूसी ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। 17 से ज़ायद वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। ख़वातीन के लिए अलग इंक्लूजर बनाया गया है, मर्दों के लिए अलग इंक्लूजर रखा गया है। PCL 62 के जो जियाले हैं उनके लिए भी यहाँ पर स्टेज तैयार किया गया है। अगर हम बात करें तो इंतजामात के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दोपहर 3 बजे के बाद जियालों की आमद का सिलसिला बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा और बताया ये जा रहा है संजय, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि 3 बजे तक इस जलसे की कार्रवाई का आगाज़ होगा, तो अब देखना यह है कि कितने लोग इस जलसे में पहुँच पाते हैं। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया संजय। और समा की खबर पर SSP हैदराबाद का एक्शन, कारोबार बंद किए जाने पर SSP अब्दुल सलाम शेख ने नोटिस ले लिया। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज अली से। इम्तियाज, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता शब जो है समा टीवी ने खबर नशर की थी और SSP हैदराबाद और हैदराबाद पुलिस की जानिब से कारोबारी मराकज़ बंद करने के नोटिस जारी किए गए थे। हथड़ी बाईपास के मकाम पर और नोटिस जो जारी हुए थे वो ऑटोबान रोड पर, जिसका फासला तकरीबन 10 किलोमीटर है। इस पर जो है SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख ने जो है एक्शन लिया है और हस्बे मामूल मुजिब जो है इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज अली, अपडेट किया आपने। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हलीम आदिल शेख मीडिया से बात कर रहे हैं। पेश करो। मैं जब तक पूछना चाहता हूँ, मौलाना साहिब बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम, मैं क्या चाहता हूँ सबूत दीजिए। मैं चाहता हूँ अगर आपको किसी ने कॉल की तो आज दिखाइए मोबाइल उठाकर अपने जलसे में कि ये इस वक्त पे शख्स की कॉल आई। सुनाइए, अगर कोई कॉल रिकॉर्डिंग चले, नहीं भी है तो बता दे किसकी कॉल आई। इस झूठ से, फरेब से, लफ बातों से PDM ने जिस अंदाज से जो नैरेटिव बना, मैं बड़े सरेआम कहना चाहता हूँ, ये नैरेटिव ये ना मौलाना का नैरेटिव है, ना नवाज शरीफ का नैरेटिव है, ना जरदारी बिलावल का नैरेटिव है, ना अचकज़ई का नैरेटिव है। ये पाकिस्तान हलीम आदिल शेख इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया। इजलास में PDM तहरीक और लॉन्ग मार्च समेत सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं अब्बास शब्बीर से। अब्बास शब्बीर, कौन से अहम उमूर हैं जिस पर गौर किया जा रहा है? देखिए, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस वक्त काबीना का इजलास जारी है। 9 नुकाती एजेंडा है जिस पर गौर किया जा रहा है। 30 नई एहतसाब अदालतें हैं, उसकी समरी मंजूरी के लिए काबीना में है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नई एहतसाब अदालतों की समरी। IT और टेलीकॉम से मुतालिक टास्क फोर्स के चेयरमैन भी आज काबीना को ब्रीफ करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ काबीना के इजलास फौरन बाद तर्जुमानों का इजलास भी बुलाया गया है। काबीना इजलास में भी सियासी और इक्तिसादी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। लेकिन जो रहनुमा कैबिनेट मेंबर नहीं है, तर्जुमान है, उनको भी वज़ीर आज़म ने आज काबीना के बाद बुलाया है, जिसमें PDM तहरीक और लॉन्ग मार्च की सूरत हाल पर गौर होगा। दीगर जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उस पर भी वज़ीर आज़म की तरफ से तर्जुमानों को गाइडलाइन भी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर आपका। और हुकूमत आम इंतखाबात की तरह सेनेट में भी धांधली करना चाहती है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हुकूमत के पास पसंदीदा उम्मीदवार मौजूद नहीं है। फजलुर रहमान ने कहा वो हुकूमती अरकान को पैगाम देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने ओपन बैलेटिंग के जरिए भी अपनी जमात के खिलाफ वोट दिया तो हुकूमत आइन और कानून की रोशनी में इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सारी चीज़ें जिस तरह आम इंतखाबात में धांधली के जरिए से वो आए हैं, इस तरह यहाँ पर भी एक जुर्म का प्रोग्राम है। उनके पास कैंडिडेट्स नहीं हैं, जो हैं वो नापसंदीदा हैं उनके अपने अरकान के लिए। उनको ये यकीन है कि हमारे अपने अरकान हमारे अपने वोट नहीं दे रहे, लेकिन मैं उनके अरकान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ओपन बैलेट के जरिए से भी अगर वोट देंगे अपने पार्टी के खिलाफ तो आइन और कानून आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। सेनेट इलेक्शन करीब आते ही सियासी जुमलेबाजियों में भी तेज़ी आ गई। माजी में सेनेट इलेक्शन से पहले आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को चैलेंज दिया था कि वो उन्हें सेनेट में अक्सरियत नहीं लेने देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया था कि बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत उन्होंने गिराई। मगर अब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने कभी ऐसा नहीं कहा। हकीकत क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
हुकूमत गिराना, गिरा कर बनाना, जियाली क़यादत का नुस्खा पुराना। पिछले सेनेट इलेक्शन में जरदारी ने क्या किया था, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा। मैं आपको पिछले जलसे में कहा था वही बलूचिस्तान की हुकूमत किराए से सका तो पंजाब के भी खतरा। बाप कहता है मैं शिकारी हूँ, बेटा तरदीद किए जाता है। सदर जरदारी ने कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा। आसिफ अली जरदारी हूँ मैं। बिलावल साहिब, जरदारी बड़े खिलाड़ी हैं, ये हम नहीं आपके इत्तेहादी कहते हैं। भुट्टो साहब शहीद हो गए, वो भरम भी खत्म हो गया। क्या जवाल पाया है इस पीपल्स पार्टी ने? भाई बिलावल, आपके वालिद ने तो ये भी कहा था। बिलावल फिलहाल हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिलावल को बचा लेने वाले जरदारी खुद भी बड़े बड़े तूफानों से बचना जानते हैं। आसिफ जरदारी कितना बड़ा गुरु निकला है, जमानत कन्फर्म। आगे बढ़ते हुए अहम मामले का जिक्र। 4 दिन हो गए, मोहम्मद अली सतवारा और उनके 2 गैर मुल्की साथियों का कुछ पता ना चल सका। कौम मुंतज़िर है कि सख्त तरीन सर्दी में K2 की चोटी सर करने के मिशन पर गए कोहपैमाओं के साथ मुआवजा हो जाए और वो जिंदा वापस आ जाएं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। पाक फौज ने उन्हें कौमी हीरो और मुल्क का असासा करार दे दिया। आपको लिए चलते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो वोट का बुनियादी नुक्ता होता है कि मैंने वोट किसको दिया वो सिर्फ मैं जानता हूँ। आज कोशिश ये है कि अपने उम्मीदवारों को बचाने के लिए, अपने 2 नंबर उम्मीदवारों को जिनको उनके अपने MNA MPA वोट देने को तैयार नहीं है, आज ऑर्डिनेंस के जरिए कोशिश की जा रही है कि मुल्क के आइन को बदला जाए। ये बदनसीबी है मुल्क की। जी दोहरी शरीयत भी है, दोहरी शरीयत दिला रहे हैं उनको पीछे एस्टैब्लिशमेंट दोहरी शरीयत। आपने अभी फरमाया कि ये जो आपकी तहरीक है ये मुल्क की पहली तहरीक है जिसे एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल नहीं है। नवाज लीग ने भी माजी में बड़ी तहरीकें चलाई हैं, अदलिया की आज़ादी के लिए, चीफ जस्टिस की आज़ादी के लिए, शहबाज शरीफ की बहाली के लिए, क्या उनको हिमायत हासिल थी? और दूसरा ये, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, मौजूदा हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, कि आपकी दौर में भी मुदाखलत करती थी एस्टैब्लिशमेंट? देखिए, हमें एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइन की। एस्टैब्लिशमेंट को भी आइन के मुताबिक चलना है। कल DG ISPR ने खुद कह दिया, उससे पहले भी कह चुके हैं कि फौज का कोई ताल्लुक सियासत में नहीं है, कोई फौज का कोई रोल सियासत में नहीं है। हम उससे मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं, लेकिन इसका सबूत नज़र आना चाहिए। जो 2018 के इलेक्शन में हुआ पूरा पाकिस्तान जानता है। माजी में जो कुछ हुआ, जो तहरीक थी, जो हुकूमतें थी, जो इलेक्शन थे, मेरी दरख्वास्त ये है उन पर बहस करने के बजाय एक ट्रुथ कमीशन बना दें ताकि उनके हकाइक भी सामने आ जाएं। ये आज बुनियादी बात है। लेकिन आज आप देख लें, एक ऐसी हुकूमत वजूद में है जो आइन को तब्दील करके गैर मुल्की शहरियों को पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देना चाहती है। ये दुनिया में नहीं होता कि मेरी शहरियत किसी मुल्क की हो, मैं इलेक्शन आपके मुल्क में लड़ूं और अगर जीत जाऊं। खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जीता है तेरी जुल्फों के सर होने तक। 80 साला अतर खान ने शायर की ये सोच मुस्तरद कर दी। चूनिया से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग शख्स ने 75 साल की खातून नज़ीरा बीबी से शादी रचा ली। रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों ने शादी में भरपूर शिरकत की, बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। कराची की बुजुर्ग खातून का लापता बेटा सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद बाजियाब। अनीस अब्बास अपनी वालदा के साथ खुद अदालत में भी पेश हो गया। बेटी की बाजियाबी पर बुजुर्ग खातून खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे इरफान हक से। इरफान बताइएगा। देखिए रमीज, हमने 27 जनवरी को भी केस रिपोर्ट किया था जब खातून ज़ारो कतार अदालत में रो रही थी और अदालत को ये बता रही थी कि उनके सामने उनके बेटे को कुछ लोग ले गए हैं जिनका कुछ नहीं पता कि वो कहाँ हैं, जिस पर अदालत ने न सिर्फ बरहमी का इज़हार किया था बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को यह हुक्म दिया था कि आइंदा समाज से कबल अनीस अब्बास को बाजियाब करवा कर अदालत में पेश किया जाए।
आज बुजुर्ग खातून के साथ उनका बेटा भी अदालत में पेश हुआ, ताहम वो ये नहीं बता सका अदालत के इस सवाल पर कि उसे कौन ले गया था और कहाँ ले गया था। ताहम उसने ये बताया ताहम ये डेवलपमेंट हुई है। इरफान, साथ ही रहिएगा। KMC रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और वाजिबात की अदम अदायगी के केस की अपडेट भी आपसे ही लेंगे, जहां के KMC की 1 अरब से ज़ायद की रकम फ्रॉड की नज़र होने का इंकशाफ हुआ। इरफान, क्या था ये मामला और मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आ रहे इस मुतालिक? देखिए, आज सिंध हुकूमत की जानिब से ये बताया गया है कि अदालती हुक्म पर सिंध हुकूमत ने एक समरी फ्लोट की है, जिसमें खुसूसी पैकेज दिया जा रहा है, बेल आउट पैकेज 4 अरब 20 करोड़ रुपए का KMC को, ताकि जो पेंशनर्स हैं उनके वाजिबात अदा किए जा सकें। ताहम जब अदालत ने KMC के वकील से ये इस्तफसार किया कि आपका जो अपना फंड होता है वो कहाँ जाता है और वो कौन खा जाता है, जिस पर अदालत को बताया गया कि उनके एक बैंक अकाउंट के जरिए एक फ्रॉड हुआ था और KMC की 1 अरब रुपए से जायद रकम जो है करप्शन की नज़र और फ्रॉड की नज़र हो गई थी। उसकी तहकीकात FIA कर रही है। अदालत ने हुक्म दिया है कि आइंदा समात पर FIA को भी ये हिदायत की है कि वो इस हवाले से जो तहकीकात अब तक हुई हैं उसकी रिपोर्ट पेश करें। अपडेट्स के लिए शुक्रिया इरफान। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावजात के खिलाफ कार्रवाई का दूसरा रोज है। शफीक मोड़ से कैफे प्याला तक सॉफ्ट इंक्रोचमेंट खत्म की जा रही है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, क्या अपडेट्स है? अब तक कोई मज़ाहमत का वाक़या तो पेश नहीं आया? जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद गुजर नाले पर इंसदाद तजावज़ात का आज दूसरा दिन है। पहले रोज़ भी तकरीबन 3 किलोमीटर से ज़्यादा का हिस्सा क्लियर कराया गया था और सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स का खात्मा किया गया था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ KBR और रोशन बाग के दरमियाने हिस्से पे, जहाँ पर इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ हार्ड इंक्रोचमेंट्स हैं जिनको साफ़ किया जा रहा है, ताकि नाले के दोनों तरफ हैवी मशीनरीज़ की जो मूवमेंट है, नकल हरकत है, उसको आसान बनाया जा सके। इंसदाद तजावज़ात का अमला, पुलिस की नफरी, रेंजर्स की नफरी यहाँ पर मौजूद है और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ अंदाज़ की पैमाइश हमें नज़र आती है। कहीं पे 27 फुट है, कहीं 34 फुट है, कहीं 35 फुट है और ज़ाहिर इस तरह किया गया क्योंकि गुजर नाला अपने कुदरती बहाव के ज़रिए जिस जगह से मुड़ा है, जिस जगह से उसका राहगुज़र बना है, उस लिहाज से वहाँ पर ये रास्ता रखा जाएगा। 30-30 फुट की दोनों तरफ की बहरहाल कटिंग होगी। बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि उनको जो नकद रकम या कैश की या चेक की जो अदायगी है उसके बारे में अब तक आगाह नहीं किया गया, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि ऐसे तमाम लोग फौरी तौर पर DC ऑफिस से रब्ता करें और ताकि उनके चेक के हवाले से उनको मौसर रहनुमाई की जा सके। अपडेट्स के लिए शुक्रिया खुर्शीद। बोलो मुल्तान में आज आपको दिखाएंगे पीर कॉलोनी का मसला, जहां लोगों का एक ही मुतालबा है। मैं जी पीर कॉलोनी का रिहायशी हूँ। ये हमारा सुई गैस रोड के नज़दीक का इलाका है। हमारे इलाके के जो MN हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और ये उनके इलाके की डेवलपमेंट है। महीनों गुजर गए हैं, यहाँ पे आप देखें सेवरेज की जो सूरत हाल है वो ये है। हमारे बच्चे गिर रहे हैं, कई बच्चे हादसात का शिकार हो रहे हैं। वो तो कहते थे कि हम दिनों में तब्दीली ला देंगे। तब्दीली का नमूना ये हमारी गली आप देख लें, हमारा इलाका देख लें। अगर हमारा कोई पेशेंट हो, हम हॉस्पिटल लेके कैसे जा सकते हैं, बताया जाए हमें। हमारे जो MNA हैं वो आएँ, आके देखें हमारे क्या मसाइल हैं। उसको तो इस्लामाबाद से निकलने की फुर्सत नहीं है, टैक्स ले के हमारा सत्यानाश कर दिया है और डेवलपमेंट का ये हाल है। आगे क्या उन्होंने हमसे वोट नहीं लेने आना। गुजारिश है कि हमारी इन तमाम मुश्किलात को फौरी तौर पे हल करें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।